हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ साथ इसके डिटेल्स की भी बात करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड यदि और भी हमारे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, और इसमें बात की गई थी कि इस वर्ष के शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर 2020 पर देश भर के कितने शिक्षकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा 37 और सेकंड में है 32 और फोर्थ में है हमारा यानी कि थर्ड में है 47 एंड फोर्थ में है 52। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 47। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डिटेल्स की। तो यहाँ पे बताया गया है कि टीचर्स डे जो होता है तो शिक्षक दिवस के मौके पर देश के हर साल मतलब कि देश में हर साल शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने की परंपरा है। ठीक है, यानी कि इंडिया में जब भी टीचर्स डे मनाया जाता है तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष, ऐसा नहीं कि 2020 में ही दिया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष कुछ मतलब कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस मौके पर पुरस्कार देता कौन है, तो भारत की राष्ट्रपति महोदय देते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर फिर कोई भी हो। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी है, तो उनके द्वारा ही क्या किया गया है कि 47 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। और कोरोना महामारी के कारण इस साल समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये समारोह ऑनलाइन किया गया था और पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। और 2020 में अब रामनाथ कोविंद ही हैं तो आप उनका ही नाम लेंगे कि रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और यदि हम बात करते हैं टीचर्स डे के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो टीचर्स डे है वो डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली के जन्मोत्सव के उसमें मनाया जाता है, और वो एक शिक्षक भी थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो उनकी याद में ही ये मनाया जाता है और इसीलिए यहाँ पे जो है टीचरों को उनके ही याद में ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिनका कार्य अच्छा रहता है उनको दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और ये जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बात की जा रही है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कि 4, दूसरा है 10, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 होगा। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया गया है कि रसायन एंड उर्वरक मंत्रालय ने क्या किया है कि हाल ही में देश के 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, प्लास्टिक पार्क, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सा पार्क ये बनाया गया है, तो प्लास्टिक पार्क है। यह पार्क 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार ने पार्क की स्थापना की परियोजना लागत को 40 करोड़ रुपए प्रति परियोजना के हिसाब से मंजूर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो पार्क है तो यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, इसमें बात की गई थी कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और किस किस राज्य में ये स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो यहाँ पे राज्य 10 नहीं है, लेकिन 10 जगह पे ये हो सकता है कि किसी स्टेट में 2 या 3 हो, तो 10 जगह पे ये स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इसमें बात की गई है कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 के मतलब 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। जिसमें पहला है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
राजस्थान, ठीक है। उसके बाद हम व्याख्या की बात करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में, यानी हाल फिलहाल की बात करें तो किसकी सरकार चल रही है या वहाँ के सीएम कौन है, तो अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है, तो यहाँ पे गहलोत सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना। उसके बाद आपको इस योजना का नाम रखना है कि ये जो योजना है वो किस स्टेट के द्वारा चलाई गई है, तो राजस्थान के द्वारा चलाई गई है और इस योजना का नाम है मोक्ष कलश योजना। 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देव स्थान विभाग करेगा। राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई है, ठीक है। तो इसका आपको टारगेट भी पता चल गया कि ये किस लिए शुरू की गई है। देन उसके बाद योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राजपथ परिवहन निगम होगा, जबकि वित्त पोषक विभाग देव स्थान विभाग होगा। योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देव स्थान विभाग द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो इसका जो टारगेट था वो आपको समझ में आ गया, इस योजना का नाम क्या है ये समझ में आ गया, और ये योजना कहाँ मतलब किस स्टेट की है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन का हमको बस 2 ही 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या, कब, क्यों, कैसे, बस। उसके अलावा हमको और जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इसमें बात की जा रही है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मतलब कि खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। यहाँ पे है इंग्लैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। डीन जोन्स 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच और 164 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेले। इस समय वे इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री टीम के साथ मुंबई में थे। जोन्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 1984 में किया था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 46 से ज़्यादा की औसत से 3631 रन और वनडे में 44 से ज़्यादा की औसत से 6068 रन बनाए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इसमें बात की जा रही है कि केंद्र सरकार दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पे पहला है 7 और दूसरा है हमारा 8, तीसरा है 10 और चौथा है 5। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्रालय ने खुले बाजार में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। यह अनुमति कोविड-19 संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई है। यह अनुमति इन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त के बाद मिली है, ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड की ये जो योजना आई है 2019 में ही इसको लागू कर दिया गया है। और इसका मतलब क्या है ये आप थोड़ा सा समझ लें। वन नेशन और वन राशन कार्ड का मतलब होता है कि मतलब जैसे आपको पता होगा कि अलग अलग स्टेट में रहते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे अलग अलग राशन कार्ड होते हैं और हम जहाँ रहते हैं वहाँ ही उसका यूज कर सकते हैं। दूसरे ज़िले में भी जाना होता था पहले तो हमको दूसरा राशन कार्ड बनवाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि यदि आपका एक जगह राशन कार्ड बन गया है तो आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में जाएंगे, अपने स्टेट के ही किसी भी ज़िले में जाएंगे तो हर जगह पे एक ही राशन कार्ड मान्य होगा, ठीक है। यदि आप 2 से 3 महीने 5 महीने साल भर रहते हैं किसी भी अपने घर से दूसरे जगह जाके तो वहाँ पे आपको दोबारा राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, उसी राशन कार्ड से आपको राशन मिलेगा। इसका मतलब मेन रूप से ये है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
और इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसमें फर्स्ट है पृथ्वी, सेकंड है अग्नि और थर्ड में है निर्भय और फोर्थ में है त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं व्याख्या की। तो इसमें बताया गया है कि भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। ठीक है, यानी कि अब इसमें हमको ये जो मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। ठीक है, यानी कि भारत में ही इसका निर्माण किया गया है। और इसके मारक क्षमता की हम बात करते हैं तो कितनी है, 350, यानी कि सबसे पहले इसकी जो मारक क्षमता हमारी है तो वो 350 किलोमीटर की दूरी तक ये मार सकती है। ठीक है, तो मारक क्षमता भी पूछा जाता है तो वहाँ पे 350 किलोमीटर होगा। और ये क्या है, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, क्योंकि कई टाइप्स की मिसाइल होती हैं, तो जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से डिटेल से समझाया जाता है। यहाँ पे कई तरह की मिसाइलें होती हैं, सतह से हवा में, हवा से हवा में, हवा से सतह में, जल से हवा में, तो मतलब कई इनके प्रकार होते हैं। तो ये जो पृथ्वी 2 है हमारी, वो सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल है और मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। और उसके बाद ये कितना अपने साथ आयुध ले जा सकती है, तो यहाँ पे ये अपने साथ जो भी ले जा सकती है उसका मतलब कि ले जाने की जो क्षमता है 500 से 1000 किलोग्राम तक का है। ठीक है, और पिछली बार 20 नवंबर 2019 को चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल को सेना में 2003 में शामिल किया गया था। 9 मीटर लंबी इस मिसाइल को DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 9 मीटर है। ठीक है, और ये हमारे रक्षा जो अभियान है उनमें शामिल किया गया है, या रक्षा मंत्रालय में ये शामिल कर ली गई है और 2003 में ही इसको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे बात की जा रही है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। सो फर्स्ट है 70%, देन सेकंड है 80%, और थर्ड है 50% एंड फोर्थ है हमारा 10%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 50%। उसके बाद डिटेल्स की बात करें तो इसमें बताया गया कि सेंटर एंड स्टेट यानी कि केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी हम बात करें तो SDRF यानी कि इसकी मतलब जो SDRF है, या कि हम बात करते हैं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इन मतलब कि राज्य इन पैसों से क्वारंटीन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर व PPE किट भी खरीद सकेंगे। ये फैसला सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाल ही में हुई बातचीत के बाद किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि पहले कितने परसेंट था, तो पहले 35% था और उसको अभी बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। और एक किसकी वजह से किया गया है, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन, और इसमें बात की जा रही है कि भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो पहला है 20 जनवरी, दूसरा 15 मार्च और तीसरा है 12 अप्रैल और चौथा है 25 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर। उसके बाद डिटेल्स में आए तो बताया गया है कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अन्यों को दया का अर्थ समाज के कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाना। ठीक है, यानी कि अनाजों के देने का मतलब है कि समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनको ऊपर उठाना है।
इस अवसर पर देश में रक्तदान शिविर, संगोष्ठी तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने स्वदेशी तथा लघु स्तरीय औद्योगिकीकरण का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये मनाया सबसे पहले किसके उपलक्ष्य में जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और वो कौन थे? एक विचारक थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन, और इसमें बात की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सो फर्स्ट है खुशी चिंदालिया, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है मोहन कुमार और चौथा है हमारा यहाँ पे अजय त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा खुशी चिंदालिया। उसके बाद आते हैं डिटेल्स में, और इसमें बात की गई है कि खुशी चिंदालिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। वे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे। वे फरवरी 2021 तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर ट्रुंजा इको जेनरेशन के साथ कार्य करेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और इसमें बात की गई है विश्व फार्मासिस्ट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे पहला है 12 मार्च, दूसरा है 15 जनवरी, तीसरा है 25 सितंबर और चौथा है हमारा 10 मई। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25 सितंबर। उसके बाद आते हैं व्याख्या में, और इसमें बताया गया है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस या कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल 25 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दुनिया भर में स्वास्थ्य में सुधार के लिए फार्मेसी पेशे की कीमत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस्तांबुल तुर्की में FIP काउंसिल ने 25 सितंबर को 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस घोषित किया था। FIP इस दिन पर फार्मासिस्टों से आग्रह करता है कि वो ऐसे आयोजन करें जिससे लोगों को स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की भूमिका की जानकारी मिले। ठीक है, उसके द्वारा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? सो यहाँ पे पहला है 7 लाख रुपए, दूसरा है 5 लाख रुपए, तीसरा है 10 लाख रुपए, चौथा है 12 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 लाख रुपए। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी के बीच यूपी सरकार ने मतलब कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। सरकार ने कहा कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो याद रखना मेन रूप से यूपी में प्रेजेंट टाइम में किसकी सरकार चल रही है। ठीक है, क्योंकि सरकारें हर 5 साल के बाद बदलती रहती है और यदि कभी बहुमत साबित ना कर पाए तो बीच में भी सरकारें बदल सकती हैं। तो इसलिए हमको ये लेटेस्ट न्यूज होती है और ये पता होना चाहिए कि सरकारें किसकी चल रही हैं, किस स्टेट में। तो यूपी में अभी आदित्य यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। ठीक है, तो यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यूपी के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो ये आप लोगों को बताना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यूपी और MP के गवर्नर के बारे में हम लोगों ने बात की थी और आई होप कि मैं थोड़ा सा जो हिंट दी हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की, और इसमें बात की जा रही है कि हिंदी दिवस
मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। पहला है 14 सितंबर को, दूसरा है 15 सितंबर को, और तीसरा है 16 सितंबर को, और चौथा है 17 सितंबर को। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये आंसर बताना है और साथ साथ इसकी थीम भी बतानी है कि विश्व हिंदी दिवस की, यानी कि हिंदी दिवस की जो थीम है वो क्या है 2020 की, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है। और आई होप कि आप सभी इस क्वेश्चन का तो आंसर जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।